टू शाइन द वर्ड विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का भाग 1 का पार्ट 1 भारतीय सामाजिक परिचय। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो सोशोलॉजी की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समाज क्या होता है। ये चैप्टर का नाम ही है भारतीय सामाजिक परिचय। तो इसका मतलब कि हमें अपने भारतीय समाज का परिचय देखना है चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाज होता क्या है। फिर देखते हैं समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त ज्ञान हमारा सामान्य बोध एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया होता है। तो क्या बताया जा रहा है, जो समाज है उसके बारे में हम लोग पहले से ही कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक समाज में ही निवास करते हैं और वहाँ के आसपास में जो भी हो रहा होता है वो सारी चीज़ें हम लोग बचपन से ही देख रहे होते हैं। इसलिए हमें समाज के बारे में पहले से बहुत सारा कुछ पता रहता है। यह सामाजिक समूह एवं सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम सामाजिकृत होते हैं। मतलब यह बताया जा रहा है कि सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है। मतलब कि हम लोग समाज के समूह में रह के ही सबको देखते हैं, समाज में सामाजिक वातावरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारा हमारा पहले से ही प्राप्त रहता है और इसी से हम लोग सामाजिकृत होते हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे मतों, आस्थाओं एवं अपेक्षाओं को आकार देते हैं। मतलब कि जितने भी हम लोग ये सारा कुछ देखते हैं समाज के बारे में, तो उसी से हम अपने हमारे जो समाज के बारे में हमारे विचार हैं, हमारे मत हैं, हमारी आस्थाएं हैं, वो सब हमारे द्वारा देखे गए समाज के दृष्टिकोण को ही तभी बनते हैं। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं हमारा समाज, मतलब कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो क्षेत्र बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सभ्य हैं, तो हम भी उसी टाइप के होंगे। लेकिन अगर जो वहाँ पे हम लोग कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ चोरी होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं, वहाँ का दृष्टिकोण हमारे जहन में अलग होगा। तो ये था हमारा समाज। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समाजशास्त्र के बारे में भी देखेंगे। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन के में उनके महत्व के बारे में बतलाता है। तो समाजशास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और समाज में कौन कौन सी प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कि हमारे खुद के महत्व रखती हैं, जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। आगे देखते हैं प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट्स मिल्स। मतलब कि ये इन लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है सी राइट्स मिल्स। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में सहायता कर सकता है। तो क्या बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र हमारी व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक मुद्दों के बीच में जो कड़ियाँ होती हैं, जो संबंध होते हैं, उनको उजागर करने में सहायता कर सकता है। मतलब कि हमारी कठिनाइयों को समाप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी समाज की पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं मतलब कि हमारे पहले से ही समाज के बारे में जो विचार बने होते हैं उनको पूर्व धारणाएं कहते हैं। देखते हैं क्या है। हम सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ ज्ञात होता है, जबकि अन्य विषयों का ज्ञान हमें सिखाए जाने पर प्राप्त होता है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत सिंपल है कि मतलब कि जो समाज होता है उसके बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान पहले से ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग एक जगह निवास करते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में जो भी कार्य हो रहे होते हैं उनको हम लोग देखा करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये पता रहता है कि समाज में ये हो रहा है। लेकिन जो अन्य विषय होते हैं जैसे कि साइंस हो गया, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं वो हम लोग को कहाँ सिखाए जाते हैं, वो तो या तो हम लोग के घर में पढ़ाए जाएंगे या हम लोग स्कूल जाके सीखते हैं, तभी उनके बारे में हमें कुछ पता होता है। उनके बारे में हमें पहले से कुछ नहीं पता होता, वो जब सिखाए जाते हैं तभी पता होता है। आगे बढ़ते हैं। पहले से प्राप्त किया गया ज्ञान या सहज सामान्य बोध समाजशास्त्र के लिए सहायक एवं बाधक दोनों ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि समाज है, इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे कि आप एक समाज में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती रहती हैं, सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सभी अच्छे से रहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हाँ जो समाज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सभी आपस में मिलकर रहते हैं। तो आप लोग क्या सोच लेते हो कि जितना भी समाज है, जो भी आपस में जो भी दुनिया है, सभी जगह ऐसा ही होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, हर जगह अलग अलग माहौल होता है। तो इसीलिए कि समाज के बारे में जो पहले से विचार होते हैं वो सहायक भी होते हैं और बाधक भी होते हैं। मतलब कि आप ये सोच के जाते हो कि हाँ यहाँ अच्छा है तो वहाँ पे भी अच्छा होगा, तो आप चले जाते हो बिना किसी उसके। लेकिन आप देखते हो जाके हाँ यहाँ पे तो बहुत बुरी कंडीशन है, तो इससे आपको क्या होता है, पता चलता है कि यहाँ पे हर जगह अलग अलग रहता है। इसलिए जो समाजशास्त्र मतलब कि सामाजिक भावनाएँ होती हैं वो समाजशास्त्र का जो पहले से प्राप्त ज्ञान होता है वो सहायक भी है और बाधक भी है। सामान्यतः छात्र सोचते हैं कि इस विषय का ज्ञान उनके लिए कठिन नहीं हो सकता, अर्थात वह इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
तो जो बालक होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, सोचते हैं हाँ समाजशास्त्र तो हमको ईजी लगेगी क्योंकि पहले से हम लोग उसके बारे में जानते हैं। और अक्सर ऐसा ही होता है कि समाजशास्त्र आप लोगों को जो अदर विषय होते हैं, जो भी अन्य सब्जेक्ट होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सहज सामान्य बोध। तो समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः भूलने की प्रक्रिया शामिल होती है, क्योंकि पहले से प्राप्त ज्ञान या सहज सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र की प्रारंभिक प्रक्रिया ही भूलना होती है। मतलब कि क्यों भुलाया क्यों जाता है? क्योंकि आप लोग जो जहाँ समाज में रह रहे होते हैं वहाँ पे अनेक सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अन्य जगह नहीं होती हैं। तो जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी हमारे पूर्वकल्पित विचार हैं उनको भूलना भी सिखाया जाता है। तो ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इसके अंतर्गत। क्योंकि आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी कैसे देखना चाहिए। तो यही चीज़ बताई गई। मेन इम्पॉर्टेंट समाजशास्त्र का यही है कि समाजशास्त्र हमें ये दिखाता है कि समाज को या विश्व को या किसी क्षेत्र को हम स्वयं के नज़रिए से तो जैसे देखते हैं वो तो देखते हैं, लेकिन दूसरों के नज़रिए से कैसे देख सकते हैं, ये चीज़ समाजशास्त्र के अंतर्गत सिखाई जाती है। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्दा तुलनात्मक होती है। समाजशास्त्र में पूर्वाग्रह मुक्त करने की दावा तो नहीं करता, अपितु हमें पूर्वग्रह को पहचानने की क्षमता विकसित करता है। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका मतलब कि MCQ में भी पूछा जाता है, या फिर आपका शॉर्ट टाइप जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है तिलक उत्तरी, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा होती है जो कि हम किसी व्यक्ति या किसी क्षेत्र या किसी स्थान के बारे में उसको बिना अच्छे से जाने पहचाने अपने पूर्व कल्पित विचार बना लेते हैं। कि बल्कि हमने सुना कि ये एक लड़का है, किसी ने मुझे बता दिया कि वो लड़का बहुत ज़्यादा शैतान है, तो हमने उसके बारे में अपने आप से ही, ना हम उससे मिले ना कुछ, हमने अपने आप से ही बता दिया कि हाँ वो बहुत बुरा होगा, वो ऐसी शैतानियाँ करता होगा, उसके साथ नहीं बोलने वाला है, उसके साथ नहीं खेलने वाला है। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। तो यही बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र हमें पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा नहीं करता है, कि हम वो ऐसा नहीं कहता कि मैं आपको बिल्कुल समाजशास्त्र पढ़ोगे तो आपको ये है कि आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो उसे पहचानने की क्षमता दे सकता है कि आप पहचान सको कि नहीं भाई, हम इससे मिलते हैं, पहले देखते हैं कि ऐसा है या नहीं, उसके बाद ही हम इसके बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे। तो ये चीज़ होता है समाजशास्त्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण क्या होता है? स्वनिरीक्षण से ही तात्पर्य है खुद का निरीक्षण करना, खुद को अच्छे तरीके से देखना कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या योग्यताएं हैं। देख लेते हैं। समाजशास्त्र यह दिखाता है कि आपको किस तरह देखना है तथा अपने आप को कैसे देखें। बल्कि समाजशास्त्र दिखाता है कि आप पूरे विश्व को या फिर किसी क्षेत्र को या फिर खुद अपने आप को कैसे देख सकते हैं, कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये स्ववाचक या आत्मवाचक कहा जाता है। ये भी आपका 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, तिलक उत्तरी प्रश्न होते हैं, इसमें पूछा जा सकता है। स्वनिरीक्षण आलोचनात्मक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें जब भी अपना निरीक्षण करना चाहिए खुद का, तो हमें हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। जो योग्यताएं हैं वो तो है ही हैं, वो तो दूसरे लोग देखेंगे, लेकिन जो हमारे अंदर कमियां हैं हमें उन्हें देखना चाहिए, फिर उनमें सुधार करना चाहिए। इसी को स्वनिरीक्षण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। औपनिवेशिक शासन काल में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकीकृत तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण से भारत को परिचित कराया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ही जो हमारा पूंजीवाद हुआ था, हमारे आर्थिक परिवर्तन हुए थे, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें सुधार आया था, और हमारे देश में, हमारे भारत देश में आधुनिकीकरण का बहुत ही तेज़ी स्तर से जो है संचार होने लगा था। आधुनिकीकरण क्या होती है? जैसे कि नई नई चीज़ों को सम्मिलित करना, नए नए उद्योगों की स्थापना करना, ये सारा कुछ, ये सब औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आया था। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारत की कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। हालांकि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया गया। तो क्या बताया जा रहा है? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ था, लेकिन उसे बहुत सारा फायदा हुआ था। हालांकि उपनिवेशवाद क्या होता है या औपनिवेशिक शासन क्या होता है? ये होता है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा देश है, जैसे ब्रिटिश लोगों ने जब हमारे भारत को कब्जा कर लिया था, तो ये चीज़ उपनिवेशवाद कहलाती है। किसी बहुत बड़े राष्ट्र के द्वारा किसी अन्य छोटे राष्ट्र पर अपना शासन स्थापित कर लेना, अपना जो भी है अपनी सरकार को स्थापित कर देना, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो जब उपनिवेशवाद आया था तभी हमारे देश में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। मतलब कि जब देखा कि हाँ ये लोग हमारे देश पे कब्जा करे हुए हैं, तभी तो हमने सोचा कि हमें इससे आज़ादी चाहिए, आज़ादी पानी है, तभी ये राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है और लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये क्वेश्चन है, देखिए,
देख लेते हैं। ऐतिहासिक तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। तो क्या बताया जा रहा है, जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो कब उत्पन्न हुआ था या फिर कब उसने आकार लिया था, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसके अंतर्गत। जब ब्रिटिश शासन हमारे देश पर प्रभावित हुआ था तब जो भारतीय मतलब कि राष्ट्रवाद है तब उसने जन्म लिया था या फिर वो जागृत हुआ था। औपनिवेशिक प्रभुत्व ने समाज के विभिन्न वर्गों एवं एकता एवं ऊर्जा का संचार किया। जो औपनिवेशिक प्रभुत्व है उसमें समाज के विभिन्न वर्ग उजागर हुए थे, बहुत सारे मतलब कि एकता आई थी, उसमें ऊर्जा वगैरह हुआ था, तो वो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हुआ था। पाश्चात्य शिक्षा के कारण उभरते मध्य वर्ग ने उपनिवेशवाद को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर ही चुनौती दी। पाश्चात्य शिक्षा क्या होती है, जो भी हमारी अंग्रेजी शिक्षा होती है, जो हमसे हमारी शिक्षा से भिन्न है, हमारी संस्कृति से भिन्न है, उसे पाश्चात्य शिक्षा कहते हैं। और जब ये पाश्चात्य शिक्षा हमारे भारत देश में आई थी तो एक वर्ग उत्पन्न हुआ था, वो था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग कौन सा, मिडिल क्लास। वो ना ही ज़्यादा अमीर थे ना ही ज़्यादा गरीब थे, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मध्यम वर्ग में कहलाते हैं। तो इनके द्वारा मध्यम वर्ग जब आया हमारे देश में तो उन्होंने उपनिवेशवाद को उसकी मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी थी। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं संप्रदाय को जन्म दिया, जिसने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारतीय समाज बहुलवादी समाज है। बहुलवादी समाज क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि बहुत सारे धर्म, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे रीति रिवाज, सभी धर्म है, मतलब कि एक धर्म थोड़ी है, हमारे वहाँ अनेक अनेक धर्म है, तो सभी धर्मों के रीति रिवाज, भाषा, क्षेत्र, ये सारा कुछ सम्मिलित है, इसी को बहुलवादी कहते हैं। इसमें भाषा, क्षेत्र, जाति एवं रीति रिवाजों की भिन्नता पाई जाती है। जब भिन्न भिन्न धर्म पाए जाएंगे तो भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्न भिन्न रीति रिवाज होती हैं, भाषाएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, तो ये सारा कुछ पाया जाता है। इसीलिए जो भारतीय समाज है वो एक बहुलवादी समाज है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, चलिए देख लेते हैं। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के मुख्य रूप से समाजवाद, औद्योगिकरण, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों के मॉडल शामिल हैं। तो क्या भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में क्या था कि प्रजातंत्र, समाजवाद, औद्योगिकरण, धर्मनिरपेक्षता आदि जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारा कुछ भारतीय आधुनिकीकरण के अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित परंपरागत ढांचे में परिवर्तन किया गया है, जिसमें शामिल तत्व हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसमें शामिल तत्व हैं समानता, स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिक मताधिकार, जो लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। हमारा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, और इसके क्वेश्चन की वीडियो भी जल्द आ जाएगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।